हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र। तो उसमें एक पहला पार्ट हो चुका है जिसमें हम लोगों ने 160 क्वेश्चन देखा हुआ है, किया हुआ है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाइए, आपको मिल जाएगा वीडियो। आज ये पार्ट दूसरा होगा जिसमें हम वन्य जीव संरक्षण से संबंधित क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वन लाइनर, उनको देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ इसमें जैव विविधता के भी क्वेश्चन कुछ देखेंगे। शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। पहला पॉइंट है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो उसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जो कि दुनिया का एकमात्र ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। ठीक है, मणिपुर में स्थित है। एक झील है लोकटक झील। लोकटक झील में स्थित एक प्रमुख ये राष्ट्रीय उद्यान है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और ये जो है संघाई हिरण जो होता है उसका ये प्राकृतिक आवास है। अगला पॉइंट यहाँ पे, बाघ का आकलन जो है कितने वर्ष में किया जाता है? बाघों का आकलन कितने वर्ष में किया जाता है? तो ये 4 वर्ष, प्रत्येक 4 वर्ष में बाघ का आकलन किया जाता है। और ये अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट जारी करता है। अभी वर्तमान में हम देखें तो कितने बाघ हैं टोटल भारत में? तो 3682 टोटल जो है भारत में बाघों की संख्या है। और बाघ सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, 563 बाघ हैं। ठीक है, इसके बाद उत्तराखंड में आता है दूसरे नंबर पर पूरे भारत में, जहाँ पे 560 बाघ आते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पे 205 बाघ पाए जाते हैं। चलिए, अभियान E8 किससे संबंधित है? तो अभियान E8 जो है ये संबंधित है ईगल से। आंसर ईगल हो जाएगा। दांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये भारत के कर्नाटक राज्य में पड़ता है। तो कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ता है? तो थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य की बात करेगा तो ये केरल राज्य हो जाएगा, केरल राज्य में पड़ता है। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। एलिफेंट रिजर्व कहाँ स्थित है? तो उसमें ऑप्शन दिया था, तो ऑप्शन में जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे एलिफेंट रिजर्व स्थित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। एलिफेंट रिजर्व की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में पहला है कामेंग एलिफेंट रिजर्व, जो कि ये 2002 में सूचित किया गया था। इसके बाद दक्षिण अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व, जो कि 2003 में स्थापित हुआ। और एलिफेंट रिजर्व में जो है मानव हाथी संघर्ष के प्रबंधन किए जाते हैं। ठीक है, उसमें अगर हम बात करें तो क्षेत्र न केवल हाथियों के लिए बल्कि बाघ, तेंदुआ, कई दुर्लभ पक्षियाँ होती हैं। खासकर उसमें हाथियों के लिए रिजर्व किया जाता है। मानव बस्तियों के बीच होने वाले जो संघर्ष हैं उनके विशेष उपाय किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है येलोस्टोन। और ये कहाँ पर स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पहला नेशनल पार्क जो भारत का है वो उसका नाम क्या है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। ठीक है, अभी वर्तमान में अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ, किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में जो है ये स्थित है। चलिए, घड़ियाल मगरमच्छ की सबसे बड़ी आबादी वाला नदी अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य है इसे कहा जाता है। और यहाँ पे जो है घड़ियालों की आबादी, ये सबसे बड़ा जो है घड़ियालों की आबादी वाला अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1979 में हुआ था। और ये चंबल नदी के दोनों किनारों पर फैला हुआ, 3 राज्यों की सीमाओं में ये फैला हुआ उसके अंतर्गत आता है। 3 राज्य में, उसमें MP, मध्य प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश आता है और राजस्थान आता है। 3 राज्यों में ये जो है अभ्यारण्य फैला हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट, काराकोरम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये लद्दाख में पड़ता है। सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है। तो दादरा और नगर हवेली। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इस तरीके से दिया गया वन लाइनर। दुनिया की सबसे अधिक बाघों की आबादी कहाँ पर है? तो भारत में ही है।
वन्य जीव सुरक्षा में योगदान के लिए दिया जाने वाला जो पुरस्कार है उसका नाम क्या है, तो वो है इसमें से अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ठीक है, ये वन्य जीव और वनों के संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसमें जो है वन है, पेड़ हैं, वन्य जीवों की रक्षा के लिए असाधारण साहस और समर्पण के लिए जो है दिया जाता है। अब अमृता देवी बिश्नोई की बात करें तो इस पुरस्कार का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1730 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ी गांव में राजा के सैनिकों के द्वारा खेजड़ी के पेड़ों को काटने से बचाने के लिए अपनी 3 बेटियों और 363 अन्य बिश्नोई समुदाय के लोगों के साथ अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। और चिपको आंदोलन को भी इसी ऐतिहासिक घटना से जो है प्रेरणा मिली थी। तो इन्हीं के नाम पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के द्वारा अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। तो ये चीज़ें कुछ ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला है, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम से भारत में वनारोपण प्रक्रिया में तेजी आई, तो वो था 1980। ठीक है, 1900 जो वन संरक्षण अधिनियम आया था ये कब आया, तो ये आया, वन संरक्षण मूल अधिनियम जो था वो 1980 में आया। ठीक है, ये मूल रूप से लागू कब हुआ, कब से प्रभावी हुआ, तो 25 अक्टूबर को 1980 में जो है प्रभावी हुआ था, लागू हुआ था। इसमें इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, तो वनों की अंधाधुंध कटाई और वन भूमि पर गैर वन कार्य जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, खनन हो गया, इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाना इसका मुख्य कार्य था, जो है मुख्य उद्देश्य रहता है। इसमें कुछ प्रमुख संशोधन हुआ जो कि 2023 में इसमें संशोधन किया गया। ठीक है, 2023 में संशोधन करके विकास और जलवायु लक्ष्य जैसे कि 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के बीच संतुलन बनाने के लिए इस पर महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था। अब इसका नया नाम वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम हो गया है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बायोस्फीयर रिजर्व का विचार किस कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था, तो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसका विचार जो है यूनेस्को मानव और जीवमंडल एक कार्यक्रम था यूनेस्को के द्वारा, तो उसी में ये विचार कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, कौन सा जानवर विश्व का उत्तम और सबसे महंगा ऊन देता है, तो वो जानवर का नाम क्या है, चीरू। चीरू जो है ये तिब्बती एंटलोप है, जो कि इसका जो सबसे महंगा और सबसे उत्तम ऊन होता है इसी जानवर का होता है। एक क्षेत्र जो कानूनी रूप से वन्य जीवों के लिए उसके प्राकृतिक परिवेश में आरक्षित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पशु विहार कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किस शब्द का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना होता है, तो शब्द का है रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, रिफॉरेस्टेशन का अर्थ होता है इसका प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना करना। पेटा इंडिया की शुरुआत कब हुई, तो सन 2000 में हुआ था। पेटा का पूरा नाम क्या है, पेटा इंडिया का पूरा नाम है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया। ठीक है, ये दुनिया के सबसे बड़े पशु अधिकार संगठन पेटा का एक भारतीय अनुभाग है, एफिलिएट है। ठीक है, इसकी शुरुआत 2000 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है, मुख्यालय मुंबई में है। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह संगठन इस बुनियादी सिद्धांत पर काम करता है कि जानवर हमारे खाने, पहनने, मनोरंजन करने या प्रयोग करने के लिए नहीं है। तो ये चीज़ें हैं पेटा में। ठीक है, अगला है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI लुप्त प्राय पौधों की सूची किस नाम से प्रकाशित करता है, तो रेड डेटा बुक के नाम से प्रकाशित किया जाता है। और ये बुक क्या है, तो संकटग्रस्त पशु हैं, प्रजाति हैं, पेड़ हैं आदि को विस्तृत दस्तावेज देना, ये इसका काम है, रेड डेटा बुक में रहता है। ठीक है, पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, तो उनमें से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो पक्षी थी ये गंभीर रूप से लुप्त प्राय श्रेणी में आता है। ठीक है, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय का मुख्यालय ये कहाँ पर पड़ता है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। ठीक है, पर्यावरण वन संदर्भ में WCCB का फुल फॉर्म बताना है, तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इसका फुल फॉर्म बन जाता है। भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था, तो 1952 में इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया था। कौन सी प्रजातियां IUCN के वर्गीकरण में संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में नहीं आती, तो नुकसान पहुंचाने वाली, उसमें ऑप्शन में इस तरीके से था रहा होगा, तो उसमें सही था नुकसान पहुंचाने वाले। ठीक है, वन्य घुड़खर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ता है, तो ये गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक है, मंजीरा मगरमच्छ वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये तेलंगाना राज्य में पड़ता है। मरीन गोंडवाना जीवाश्म पार्क अगर पूछा जाएगा तो ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, दुर्लभ साइबेरियाई सारस नियमित रूप से कहाँ पर आया करता था, तो
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में आया करते थे। भारत के किस राज्य में अरिबीथट्टू वन्यजीव अभयारण्य पशु विहार स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ठीक है, चलिए चैल वन्यजीव उद्यान की बात करेंगे। ये कहाँ पर पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। पहला भारतीय रिजर्व वन्य कौन सा है? तो वो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये जो है ये भारत का पहला क्या है? रिजर्व वन्य है। और ये सतपुड़ा जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर पड़ता है? तो मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदापुरम जिला है, नर्मदापुरम जिला है, वहीं पर ये स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1981 में हुआ था इसकी स्थापना, ये भी ध्यान में रखिएगा। जो कि ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, पहला भारतीय रिजर्व वन था। ठीक है, इसको टाइगर रिजर्व का हिस्सा कब बनाया गया? सन 2000 में बनाया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, वो स्थान जहाँ प्राणी अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो वन्य जीव अभ्यारण्य कहा जाता है। अगला पॉइंट है भारतीय जंगली गधे जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो ये गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही वितरण क्या है? तो सतत विकास के अध्ययन स्थल कहलाता है। कस्तूरी मृग का प्राकृतिक निवास स्थल कहाँ है? तो 2500 मीटर से ऊपर अधिक ऊंचाई वाले उच्च अल्पाइन प्रदेश में इनका निवास रहता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। केरल और कर्नाटक राज्य की साथ सीमा साझा करने वाला तमिलनाडु का मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किसका हिस्सा है? ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व का कार्य क्या नहीं होता? तो एकल कृषि को बढ़ावा देना इसका कार्य नहीं होता। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घाना, घाना पक्षी विहार केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से सम्मिलित है। ठीक है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को के विश्व विरासत में घोषित किया गया है? तो केवलादेव, सुंदरबन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये तीनों जो है क्या है? विश्व विरासत के स्थल में घोषित किए गए हैं। कीवी क्या है? कीवी क्या है? उड़न अक्षम पक्षी, मतलब कि उड़ नहीं सकता, जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है उसको कीवी कहते हैं। एक पक्षी एक प्रकार का जो उड़ नहीं सकता, उसका नाम कीवी है, जो न्यूजीलैंड में ये निवास करते हैं। पांडा किस कुल का भालू है? तो किस कुल का पशु है? तो भालू कुल के अंतर्गत आता है पांडा, खासकर चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि इनके फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया। तो वो जो वृक्ष प्रजाति थी वो जो असफल रही, तो वो फल खाने वाला पक्षी जो विलुप्त हो गया उसका नाम क्या था? तो डोटा पक्षी है। ठीक है, ये क्या करता था? उस फल को खाता था तो उसकी जो चारों ओर की जो आवरण है, झिल्ली था, वो तो सख्त होता था, तो इसके खाने से वो जो है क्या हो जाता था? थोड़ा पतला हो जाता था, नरम हो जाता था। इससे वो जब खाने के बाद वो निकलता था उसके पेट से, तब उसमें जाकर वो वृक्ष बनता था ज़मीन पर। लेकिन अब ऐसे ही वो पड़ा रहता है तो क्या हुआ? जमता नहीं है। तो ना उगने की वजह से क्या है? वो वृक्ष प्रजाति ही असफल, क्या कहते हैं, प्रजनन में असफल रह जाती है और पक्षी भी विलुप्त हो रहा है और वृक्ष भी वो विलुप्त हो रहा है। भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं तो काली गर्दन वाले सारस पाए जाते हैं, उड़न गिलहरी भी पाई जाती है, हिम तेंदुआ भी पाया जाता है। नेपाल एवं भारत में वन जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेब नाम का जो संगठन शुरू किया गया है, ये किसके संरक्षण के लिए है ये बताना। ठीक है, सेब संगठन किसके संरक्षण में शुरुआत किया गया था? तो ये गिद्ध के संरक्षण में। ठीक है, गिद्ध भी ये नेपाल और भारत में वन जीवन संरक्षण के प्रयास से, तो गिद्ध भी क्या है? विलुप्त प्राय में आता है, संकटग्रस्त के अंतर्गत। तो यहाँ पे हम बात करें तो इसके सेब के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए जो है सेब संगठन चलाया गया। ठीक है, सेब संगठन चलाया गया, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, कहाँ एक संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र है? तो कक्ष वनस्पति क्षेत्र उसमें से अगर देखेंगे तो गोवा में हो जाएगा। ठीक है, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? तो सुल्तानगंज में स्थित है। सुल्तानगंज में गंगा डॉल्फिन सेंचुरी पड़ता है। सुल्तानगंज कहाँ पड़ता है? सुल्तानगंज कहाँ पड़ता है? ठीक है, जहाँ पे गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है, पड़ता है, तो ये गंगा नदी के किनारे जो है बिहार में पड़ता है। ठीक है, चलिए कौन सा समुद्री तट ऑलिव रिडले कछुओं के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है ओडिशा। ओडिशा
का जो समुद्री तट है यहाँ पे आलू रिडले प्रजाति के कछुए जो है आते हैं, यहीं पर रहते हैं, निवास करते हैं। कौन सा बाघ संरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? तो पेंच जो है, पेंच पेंच जो बाघ संरक्षित क्षेत्र है, पेंच, तो ये क्या है? 2 राज्यों में की सीमाओं पर आता है। ठीक है, 2 राज्यों की सीमाओं पर आता है। 2 राज्यों की सीमाओं पर पेंच जो आता है, ये 2 राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। पेंच टाइगर रिजर्व या पेंच बाघ संरक्षित केंद्र भारत के प्रसिद्ध सुंदर बाघों में से है, और ये एक पहला राज्य इसमें एमपी आ जाएगा, दूसरा राज्य इसमें महाराष्ट्र। तो इन दोनों राज्यों में ये फैला हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र का नागपुर जिला और एमपी का सिवनी और छिंदवाड़ा जिला, इन दोनों मिलाकर मैकाल पहाड़ियों के दक्षिण ढलानों पर यह फैला हुआ पेंच जो है टाइगर रिजर्व है। चलिए, कौन सा अभ्यारण्य टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? तो वो है इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है? टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। चिनार वन्य जीव विहार कहाँ पर अवस्थित है? तो केरल राज्य में पड़ता है। किस राज्य में पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। शरावती घाटी या जोग जलप्रपात जिस पर बना हुआ है कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में बना हुआ। ठीक है, शरावती घाटी पर। सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ठीक है, पीरोटन द्वीप ये स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पड़ता है? तो गोवा में पड़ता है। एडवर्ड झील के किनारे स्थित महारानी एलिजाबेथ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये युगांडा देश में पड़ता है। ठीक है, चलिए, नोक रेक जीवमंडल रिजर्व किस पहाड़ी पर स्थित है? तो गारो पहाड़ी पर स्थित है। लोकटक झील किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये मणिपुर पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, इसी में केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है तैरता हुआ, वो इसी में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस क्षेत्र में पड़ता है? तो मिसमी और पटकाई बुम क्षेत्र के मध्य में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है, ये याद रखिएगा। ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है? तो फूलों की घाटी में पाया जाता है। बखान कॉरिडोर नेचर रिफ्यूज किस देश में पड़ता है? तो ये अफगानिस्तान में स्थित है। से फोक्सुंडो राष्ट्रीय पार्क ये किस देश में स्थित है? तो नेपाल देश में स्थित है। ठीक है, नागरी राष्ट्रीय पार्क किस देश में स्थित है? तो ये चीन में पड़ता है, खासकर तिब्बत में, जो कि अभी अधिपत कर लिया गया चीन के द्वारा, तो चीन भी कह सकते हैं नागरी राष्ट्रीय पार्क। बमडेलिंग वन्य जीव अभ्यारण्य किस देश में स्थित है? तो ये भूटान में पड़ता है। राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य अथवा जीवमंडल संरक्षित क्षेत्रों का निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है? तो प्रजाति समृद्धि विविधता और प्रजाति क्षेत्र को देखते हुए जो इनको संरक्षित क्षेत्रों का निर्धारण करा जाता है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में सही तथ्य इसमें से कौन सा होगा? तो राष्ट्रीय उद्यान की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में बिल्कुल सही है। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो दोनों बातें सही है इसके बारे में। चलिए, राष्ट्रीय पार्क में किसको संरक्षण प्रदान किया जाता है? तो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को उसमें संरक्षण दिया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1972 में आया। वन्य प्राणी संरक्षण में एक स्थानीय जाति का सर्वोत्तम व्याख्या करता है वो जाति जो किसी विशेष क्षेत्र में सीमित हो और किसी अन्य जगह न मिलती हो। ठीक है, भारत में अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं, तो घने जंगलों से घिरे हुए हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। कौन सा अधिनियम भारत के वनों को संरक्षित और आरक्षित और ग्रामीण वनों में विभाजित किया? तो वो था वन अधिनियम 1878। ठीक है, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? तो ज्वाइंट पांडा इसका प्रतीक है। सही कथन है संकटपूर्ण वन्य जीव पर्यावास यानी क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास यानी हैबिटेट के अधिकार दिए गए हैं। सही है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के प्राकृतिक आवास सर्वाधिक रूप से पाए जाने की संभावना होती है, तो पश्चिमी घाट में होता है। ठीक है, IUCN की रेड लिस्ट को क्या कहा गया? तो रेड डाटा बुक कहा जाता है। भारत के राज्य में कौन सा सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित राज्य है? तो मिजोरम हो जाएगा। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, चलिए, बायोस्फीयर की परिभाषा क्या होती है? तो पृथ्वी तथा इसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हो तो उन सभी को बायोस्फीयर कहा जाता है। जीवमंडल रिजर्व के बारे में सही कथन नहीं है इनमें से। तो IUCN प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ है जो इसके द्वारा प्रथम बार शुरू किया गया था, तो ये सही नहीं है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम क्या है? तो पहले जीव होगी, फिर उसका जनसंख्या होगा, फिर एक समुदाय बनेगा, फिर उसको पारिस्थितिक तंत्र कहा जाएगा, फिर वो भू दृश्य में आकार में आ जाएगा।
जीव मंडल के संगठन में विभिन्न स्तर की बात करेंगे तो अणु बनता है, फिर कोशिका, फिर ऊतक, फिर अंग का निर्माण, फिर जीव बनते हैं, फिर जनसंख्या होती है, फिर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है, फिर जीव मंडल बनता है। ठीक है, चलिए जैव विविधता से संबंधित अब हम क्वेश्चन देखेंगे। बायोडाइवर्सिटी फिनांस इनिशिएटिव बायोफिन किसके साथ सहयोग में है? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ है, यूएनडीपी के साथ सहयोग में है, तो यूएनडीपी हो जाएगा। इसमें से कौन सा एक जीव है जो कार्बनिक सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है? तो वो है आर्गेनोट्रोफे। न्यूमेटोफोर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मैंग्रोव से संबंधित है न्यूमेटोफोर। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ऐसी प्रजातियां जिनकी उपस्थिति अन्य प्रजातियों के समूह की उपस्थिति को इंगित करती हैं और जिनकी अनुपस्थिति प्रजातियों के उस पूरे समूह की कमी को इंगित करती हैं, उनको कहा जाता है संकेतक प्रजातियां। जैविक संरक्षण में प्रकाशित नए अध्ययन के अनुसार किस मुद्दे के कारण कई अनोखे जानवर और पौधे विलुप्त हो जाएंगे? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है के कारण जो है, किस मुद्दे के कारण? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण बहुत सारे अनोखे जानवर और पौधे विलुप्त हो जाएंगे। जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2024 को ये लागू हुआ था। अंडमान टील जंतुओं की प्रजाति की किस श्रेणी का उदाहरण? तो स्थानीय प्रजाति की श्रेणी का उदाहरण। ठीक है, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ज्वार भाटा से प्रभावित तटों में पाए जाते हैं। एक ऐसी प्रजाति जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं पाई जा सकती, उसे कौन सी प्रजाति कहा जाता है? तो उसको विलुप्त प्रजाति कहा जाता है। वन्य जैव विविधता संस्थान में स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी शैल वित्तीय प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? तो कोरल सागर में स्थित है। भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत है? तो पश्चिम बंगाल के तहत है। ठीक है, भारत में किसको आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है? तो मैंग्रोव वन को ज्वारीय रूप में जाना जाता है, इसको ज्वारीय वन भी कहा जाता है। सुंदरवन विश्व के टाइडल हेलोफाइटिक किस जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है? तो ये मैंग्रोव जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो जामनगर में स्थित है। ठीक है, भारत सरकार ने नॉर्वे के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है, तो कहाँ पर किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। भारत का ब्लू ग्रोथ है, इससे क्या मतलब है, क्या अर्थ है इसका? तो समुद्री और समुद्रवर्ती सेक्टरों में संधारणीय वृद्धि को सहायता प्रदान करने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति प्रदान करता है। विलुप्त प्राय प्रजाति तो लायन टेल मकॉक जो है ये विलुप्त प्राय प्रजाति के अंतर्गत आता है। ठीक है, असुरक्षित प्रजाति कौन? तो नीली भेड़ जो है असुरक्षित प्रजाति के अंतर्गत आती है। दुर्लभ प्रजाति कौन? तो मरुस्थलीय भेड़ और हॉर्नबिल, ये दोनों दुर्लभ प्रजाति हैं। विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत गुलाबी सिर वाली बत्तख है, ये विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत है। ब्लू कार्बन क्या है? इंपॉर्टेंट है। महासागर और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा जो प्रग्रहित कार्बन होता है उसको ब्लू कार्बन कहा जाता है। जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो पर्यावरण वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, कार्टाजेना शहर जो है जो जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के प्रसिद्ध है, ये कहाँ पर स्थित है कार्टाजेना? तो कार्टाजेना शहर जो पड़ता है कोलंबिया में पड़ता है, यहीं पर इस प्रोटोकॉल से संबंधित जो है सम्मेलन हुआ था, इसीलिए उसको कार्टाजेना प्रोटोकॉल कहा जाता है। और कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल है इसका पूरा नाम है कार्टाजेना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल, जो कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अंतर्गत आता है। ये लागू कब हुआ था प्रोटोकॉल? तो ये 29 जनवरी 2000 में। ठीक है, 29 जनवरी 2000 को ये कोलंबिया के कार्टाजेना शहर में अपनाया गया था। आधिकारिक रूप से लागू हुआ था 11 सितंबर 2003 को। तो ये दोनों चीज़ें इसके बारे में याद रखना। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इसके बारे में याद रखना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है UNREDD प्लस प्रोग्राम समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। किसमें? तो जैव विविधता का संरक्षण करने में, वन्य पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में और गरीबी कम करने में। तो इसमें ये जो है क्या है, महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। UN रेड प्लस क्या है? तो देखिए रेड प्लस अगर बात करेंगे तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण एक वैश्विक तंत्र है, जिसका उद्देश्य है विकासशील वनों की कटाई, विकासशील देशों में वनों की कटाई और क्षरण को कम करके ग्रीन हाउस गैसों में के उत्सर्जन को रोकना है। ठीक है, यहाँ फुल फॉर्म रेड का क्या बनता है? रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, इसका फुल फॉर्म बनता है। UN मतलब यूनाइटेड नेशन, ये यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन
के अंतर्गत जो है ये आता है, तो इसलिए यूएन, और प्लस इसमें अर्थ होता है, इसमें अगर हम बात करेंगे इसमें प्लस जो है उसका अर्थ है वनों का संरक्षण, उनका सतत प्रबंधन और कार्बन स्टॉक में वृद्धि करना। चलिए, लाल चंदन वृक्ष जो है किस श्रेणी में श्रेणीकृत है, तो ये संकटग्रस्त श्रेणी लाल चंदन वृक्ष आता है। ठीक है, लाल चंदन वृक्ष क्या है, संकटग्रस्त श्रेणी में आता है। पार्थिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि किस हेतु उपयोगी है? आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड। अब वेटलैंड विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को हर वर्ष मनाते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और इस उपयोगी क्यों है, तो पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण के लिए उपयोगी है। पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी वस्तु धातुओं के अवमुक्त करने के लिए उपयोगी होता है, और तलछट रोक कर नदियों का गादीकरण कम करने के लिए जो भी आर्द्र भूमि उपयोगी होता है। ठीक है, तो ये होता है आर्द्र भूमि। चलिए, वेटलैंड्स इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में कथन सही है क्या है, तो यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन के लिए क्षेत्र पर कार्य करता है, वेटलैंड्स इंटरनेशनल। तो बेसिकली ये जो है वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमि के संरक्षण और उनके पुनरुद्धार से समर्पित दुनिया का एकमात्र ये नॉन प्रॉफिट जो है संगठन ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना इसकी कब हुई थी? इसकी स्थापना 1954 में किया गया था। ठीक है, 1954 में इंटरनेशनल वाइफ सॉइल इंक्वायरी ब्यूरो के रूप में किया गया था, जिसे बाद में वेटलैंड्स इंटरनेशनल के रूप में पुनर्गठित किया गया था। मुख्यालय इसका कहाँ पर है, तो नीदरलैंड इसमें इसका मुख्यालय, ये भी याद रखिएगा, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? नीदरलैंड के वागेनिंगन एक शहर है जहाँ पर ये स्थित है इसका मुख्यालय, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आर्द्र भूमि के लिए जैसे कि दलदली भूमि है, झील है, नदियां, मैंग्रोव वन और बाढ़ के मैदान, इनके विनाश को रोकना इसका मुख्य कार्य है। नष्ट हो चुकी आर्द्र भूमियों का पुनरुद्धार करना इसका मुख्य कार्य है। लोगों और प्रकृति दोनों के लिए आर्द्र भूमियों के महत्व के प्रति जागरूक बढ़ाना इसका मुख्य कार्य उद्देश्य सबके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती, इसी के अंतर्गत रामसर जो कन्वेंशन है उसी जो ये भी इसी के अंतर्गत आता है, जिसमें 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए, भारत में रामसर आर्द्र भूमि स्थलों के बारे में सही कथन बताना है, तो गहिरमाथा ऑलिव रिडले कछुओं का ये आवास है क्या? चिल्का झील इसकी प्रमुख जाति के रूप में, इरावती डॉल्फिन का आवास है। नल सरोवर आर्द्र भूमि भारतीय जंगली गधे का यानी कि खुर का भी आवास है। और सो मोरोरी आर्द्र भूमि काली गर्दन वाली सारस यानी ब्लैक नेक्ड क्रेन का आवास और प्रजनन स्थल है। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में सही हैं। अगला पॉइंट, पारितंत्र और जैव विविधता का अर्थ तंत्र नामक पहल के संदर्भ में सही कथन, तो यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित होता है, और यह जो है ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान करता है, निर्देशन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार ये सहायक है, तो एनबीए यानी ये जैव चोरी को रोकता है तथा देशी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार है तो आवेदन नहीं किया जा सकता, तो ये इसके बारे में सही है। ठीक है, चलिए, संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता के करार की भारत सरकार द्वारा किस वर्ष अभिपुष्टि किया गया था, तो 1994 में किया गया था। जैव विविधता निम्नलिखित माध्यम के द्वारा मानव अस्तित्व के आधार पर बनी हुई, जिसमें मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनः चक्रण और शस्य परागण के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट देखते हैं, किन उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए जैव विविधता अधिनियम 2002 बनाया गया, तो 1992 का जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन जो हुआ था इसके उद्देश्यों को महसूस करते हुए जो है जैव विविधता अधिनियम 2002 बनाया गया। लुप्त प्राय भारतीय पौधों की प्रजातियों की रेड डाटा बुक किसने प्रकाशित की है, तो ये भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण के द्वारा जो कोलकाता में स्थित है इसके द्वारा जो है रेड डाटा बुक या लाल डेटा बुक प्रकाशित किया जाता है। किसकी सबसे अधिक जैव विविधता है, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में सबसे अधिक जैव विविधता होती है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो शांत घाटी में पाई जाती है। ठीक है, शांत घाटी कहाँ पड़ता है, जहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो शांत घाटी की अगर बात करेंगे तो ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के ही क्षेत्र में पड़ता है। अगर हम देखें तो शांत घाटी या फिर साइलेंट वैली के नाम से इसको जानते हैं, ये केरल राज्य में पड़ता है, केरल राज्य में। ठीक है, केरल राज्य में ये स्थित है, जो एक प्रसिद्ध और सुंदर राष्ट्रीय घाटी है। ये जो है अपनी अनूठी जैव विविधता और सदाबहार वनों के लिए जो है फेमस है। ठीक है,
तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में, देखिए नीचे लिखा हुआ केरल राज्य में हो जाएगा। डुगोंग, डुगोंग नामक समुद्री जो जीव है जो कि विलोपन की कगार पर, ये क्या है, तो ये एक स्तनधारी जीव है। ठीक है, क्या है, एक स्तनधारी जीव है, मछली है। चलिए, सही कथन, तो भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है, बिल्कुल सही है। जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता होती है किसमें, तो कवक में होती है, फंजाई में होती है। चलिए, सही कथन है। गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह इकोलोकेशन का उपयोग करके आगे बढ़ती है और शिकार करती है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में भी मान्यता दिया गया है। तो ये था आपका डॉल्फिन के बारे में। जैविक मूल क्या है, तो मूंगा जो है एक प्रकार का जैविक मूल है। ठीक है, प्रवाल भित्त द्वीप कहाँ पर है, तो ग्रेट बैरियर रीफ, रेनबो रीफ और स्वराज द्वीप में स्थित है प्रवाल भित्त द्वीप कहा जाता है। प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है, तो मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में पाई जाती है। प्रवाल भित्ति या फिर इसको कोरल रीफ के महत्व को क्या स्पष्ट नहीं करता, तो ये भूकंपों से समुदाय की रक्षा करते हैं। ये इसका कोई भूकंप से लेना देना नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक प्रदेश में किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्राकृतिक प्रदेश में किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। बड़े शिकारों की भूमि सवाना और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र, जिसे ज्वार नदमुख और समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं, तो उसको वो है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें 21 द्वीप शामिल हैं। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। अगले वीडियो में पार्ट 3 में हम पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड लगभग 130 प्लस क्वेश्चन इसमें भी देखने वाले हैं। इसके बाद ये जो है एंड हो जाएगा। तो तीनों पार्ट को मिला के लगभग 350 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे, हम उसको एक साथ प्रोवाइड करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।